ओके, सो एज डिस्कस्ड आज के सेशन में हम सेल ओसीटी का मॉडल क्वेश्चन सेट डिस्कस करेंगे. ओके, आई एम स्टार्टिंग है. सो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रॉम जनरल इंग्लिश. ओके, इट इज एक्सपेक्टेड दैट एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग एक बार इन सबको एक रिव्यू कर लेते हैं. ओके, और समझ लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है. Pick out the most appropriate word from amongst the words which given below each sentence to complete it meaningfully. ठीक है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिस वर्ड से हमें सेंटेंस को फिल करना है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके. ओके, तो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 है, he quickly glanced dash the book to find what it said about Indian economy. राइट, तो इसमें आंसर हो जाएगा he quickly glanced through the book. ठीक है, थ्रू क्यों होगा? थ्रू इसलिए होगा क्योंकि थ्रू का मीनिंग क्या होता है? थ्रू का मीनिंग होता है कि एक तरह से मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एंड टू एंड मूवमेंट. ठीक है, थ्रू को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर के लिए भी हम थ्रू का यूज करते हैं. फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड भी हम थ्रू का यूज करते हैं. किसी एक पीरियड के लिए, ड्यूरिंग एन एंटायर पीरियड भी हम थ्रू का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट. राइट, रेलवेज रन थ्रू द टनल. ओके, इस तरह से थ्रू का यूज होता है. तो अगर किसी पर्सन ने बुक में देखा कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो बुक में बस देखकर तो पता नहीं चलेगा ना कि ही ग्लैंस्ड एट द बुक. बस बुक पे एक नजर डाल के तो पता नहीं चलेगा, बुक को थोड़ा पलटना पड़ेगा, थोड़ा उसमें कुछ पन्ने उसके देखने पड़ेंगे. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग थ्रू. ठीक है, ही ग्लैंस्ड थ्रू द बुक, उसने कुछ पन्ने पलटे, शुरू से अंत तक देखा. फ्रॉम वन साइड टू अनदर, उसने चेक किया कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है. ही ग्लैंस्ड इन द बुक, इसमें बस हम एक नजर डाल रहे हैं. ठीक है, टू और विथ, तो ही ग्लैंस्ड टू द बुक भी इनकरेक्ट है, ही ग्लैंस्ड विद द बुक, ये सब इनकरेक्ट है. यहाँ पर इसीलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा क्या? थ्रू. ओके, उसने कुछ टाइम स्पेंड किया यहाँ पर. ओके, उसने फ्रॉम वन साइड ऑफ द बुक टू अनदर देखा. फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द बुक टू एंड उसने फाइंड आउट किया कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है. राइट. क्वेश्चन नंबर 2, द काउंसिल अर्ज्ड द कोर्ट टू डैश डाउन द ऑब्नॉक्सियस लॉ. ओके, काउंसिल ने कोर्ट को अर्ज किया. अर्ज करना मतलब प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया कि कोई लॉ है. ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? ऑब्नॉक्सियस का मतलब है डिस्टेस्टफुल, पसंद नहीं आ रहा, अनप्लीजेंट, अच्छा नहीं लग रहा. ठीक है, तो कोई लॉ है जो कि अच्छा नहीं है, एप्रोप्रिएट है, डिस्टेस्टफुल है, अनप्लीजेंट है, तो उस लॉ को तो कोर्ट को रिक्वेस्ट किया गया है कि आप उस लॉ को क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए. मीनिंग तो यही आना चाहिए. राइट, तो कोर्ट टू इनैक्ट होगा, इनैक्ट नहीं होगा. एनफोर्स भी नहीं होगा क्योंकि ऑब्नॉक्सियस है, अनप्लीजेंट है, तो हम उसे इनैक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एनफोर्स नहीं करेंगे. कोर्ट टू वॉक डाउन द लॉ, वॉक डाउन द ऑब्नॉक्सियस लॉ, कोई मीनिंग तो आ नहीं रहा है इसका. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म बचा, कैंसल और स्ट्राइक. ये ऑब्नॉक्सियस लॉ है, अनप्लीजेंट लॉ है, हमें इसे हटाना है. हम उसी के लिए जो काउंसिल है वो प्लीड कर रहा है कोर्ट को कि आप ये लॉ हटा दीजिए. तो कैंसल डाउन जो है वो एक लीगल टर्म नहीं है. ठीक है, वो एक प्रॉपर टर्म नहीं है. स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक डाउन एक प्रॉपर फ्रेज है. ठीक है, स्ट्राइक डाउन एक प्रॉपर फ्रेज है जिससे क्या करते हैं हम लोग, किसी चीज को कैंसिल करते हैं, किसी चीज को इनवैलिडेट करते हैं, किसी चीज की वैलिडिटी को हटाते हैं. ठीक है, किसी चीज को रिमूव कर देते हैं, तो उसका एक फ्रेज है, एप्रोप्रिएट एक फ्रेज होता है क्या? स्ट्राइक डाउन. कुछ लिखा है उसको हम काट दिए, मतलब वी हैव रिमूव्ड इट, वी हैव स्ट्राइक्ड इट डाउन. ठीक है, ऐसा हम लोग बात करते हैं. तो कैंसिल डाउन नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि डाउन दिया हुआ है, तो इसी से हमें हिंट मिलेगा कि यहाँ पर हमें क्या, किस पे टिक करना है? स्ट्राइक डाउन पे टिक करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, द लोकल ऑफिशियल डैश द मिनिस्टर ऑफ द सिचुएशन. लोकल ऑफिशियल कोई है, वो मिनिस्टर को सिचुएशन के बारे में क्या कर रहा है? बता रहा है, समझा रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है. इन्फॉर्म कर रहा है मिलने कि हाँ ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मिनिस्टर को इन्फॉर्म कर रहा है. राइट, तो क्रिएट होगा क्या? ये नहीं होगा. टोल्ड नहीं होगा क्योंकि वो बस बोल नहीं रहा है, वो इन्फॉर्म कर रहा है काइंड ऑफ. ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है.
ठीक है। टोल्ड में जस्ट गिव मी अ पेन, तो वो हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, इसलिए टोल्ड भी नहीं होगा। वार्न, लोकल ऑफिशियल वार्न क्यों करेगा मिनिस्टर को, ये भी नहीं होगा। हमारे पास आंसर है एक्सप्लेन और अप्रेज, लेकिन इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा अप्रेज, ठीक है। अप्राइज, अप्राइज का मतलब क्या होता है, टू इन्फॉर्म, टू टेल, ये एक फॉर्मल वर्ड है। अगर हम किसी मिनिस्टर से बात कर रहे हैं तो एक फॉर्मल वर्ड है अप्राइज, जिसका मतलब होता है टू इन्फॉर्म, टू टेल, टू गिव नोटिस, ठीक। फॉर्मली ऑफिशियल लैंग्वेज में हम अप्राइज वर्ड का यूज करते हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 अप्राइज। एक्सप्लेन नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पर एक्सप्लेन तो कर ही रहा है पर साथ ही साथ मेनली इन्फॉर्म कर रहा है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर अप्राइज आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर है। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर होगा। द नंबर ऑफ दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर आंसर, ठीक है। जिस पार्ट में भी रॉन्ग है वो आपका आंसर होगा। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज नो एरर, ठीक। तो ये सेंटेंस हम लोग सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सेंटेंस पढ़ के ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि एरर कहाँ पर है। यूजुअली अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई एम 22 years old when I first joined the bank, राइट। तो इसमें क्या है, बताया जा रहा है कि मैंने जब बैंक ज्वाइन किया था, when I first joined the bank, पास्ट की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात हो रही है कि जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तब मैं 22 साल का था होगा, राइट। ये जो सेंटेंस है इसमें हम किसी पास्ट इवेंट को बता रहे हैं, ठीक, कि जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तब मैं 22 साल की थी, ये होगा, राइट। इसीलिए यहाँ पर एम नहीं होगा, ये जो सेंटेंस होगा वो होगा आई वॉज 22 years old when I first joined the bank. The both part of this sentence would be in past tense, not in present tense, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं वो इवेंट से रिलेटेड ही पहला सेंटेंस है और इवेंट पास्ट टेंस में है, तो ये भी पास्ट टेंस में होगा। When I was 22 years old when I first joined the bank, right? तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, I was 22 year old will be the correct answer. To the Hindus, the Ganga is holier than any other river. ठीक है, इसमें क्या होगा आंसर, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर। इसमें देखिए बिल्कुल सही है, सारे फ्रेजेस करेक्टली रिटन है। टू द हिंदूज द गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर, सब कुछ सही है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहता कि टू द हिंदूज द गंगा इज होलिएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर तो भी सही रहता। अगर होलियर लिखा है, होलियर के बाद देन है और एनी अदर रिवर की बात हो रही है, कोई और रिवर की बात हो रही है, यहाँ पे एक सिंगुलर रिवर की बात हो रही है, तो होलियर देन सही है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था गंगा इज होलिएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स, तो ये भी सही होता, ठीक है। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है, बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर स्कूल आवर क्लास टीचर वर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स थे, ठीक है, उनमें से हमारे क्लास टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स थे, ये सेंटेंस का प्रीवियस पार्ट है। हमारा मेन सेंटेंस क्या है, हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स थे उसमें हमारा क्लास टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो हम यहाँ पर जो वर्ब यूज करेंगे वो हम अपने एक टीचर के लिए यूज कर रहे हैं ना। हमारे एक क्लास टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे और हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स थे, ठीक है। ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर स्कूल, ये बस सेंटेंस का पहला हिस्सा है। जो वर्ब लगेगा वो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो आवर क्लास टीचर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक। of the two teachers in our school, of all the teachers in our school, of one teacher in our school, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे बात किसी एक टीचर की ही कर रहे हैं, इसीलिए आंसर होगा आवर टीचर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4, दिस इज रॉन्ग, ठीक। जनरल नॉलेज, अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्च नौ कास्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नौ कास्ट किसने लॉन्च किया था।
ठीक. यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्च नॉकास्ट. व्हाट काइंड ऑफ सर्विस डज नॉकास्ट प्रोवाइड? तो नॉकास्ट एक्चुअली वेदर अलर्ट के बारे में बताता है. ठीक है, तो वेदर अलर्ट के बारे में बताता है जो रिसेंट वेदर, यूजुअली 2 to 6 आवर्स, ठीक है, इमीडिएट क्या चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में बताता है. रिमोट सेंसिंग को यूज करता है. अराउंड 2016 इसका यूसेज शुरू हुआ था. ठीक है, तो ये थोड़ा जनरल अवेयरनेस पे है, ये सारे क्वेश्चंस हैं. आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या रिसेंटली कुछ इन्वेंट हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स हैं डिस्कशन में, वो बस आपको पता होना चाहिए. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड? तो थाईलैंड की करेंसी क्या होती है? बैट. बैट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड. जिससे हमें समझ में आ रहा है कि आपको करेंसी भी पता होनी चाहिए कंट्रीज की. नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो जो नारोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है. ठीक है, तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करना है. ठीक है, हर स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पावर स्टेशंस हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कोल स्टेशन और स्टील पावर प्लांट आपको पता होना चाहिए. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर आई इन इरडा? तो जो इम्पोर्टेंट बॉडीज है इंडिया में उनके बारे में पता होना चाहिए. आई इरडा का क्या फुल फॉर्म होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो आई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इंश्योरेंस. हु अमंग द फॉलोइंग इज करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, इजी क्वेश्चन है. करंट फाइनेंस मिनिस्टर अभी जो इंडिया की है वो है मिस निर्मला सीतारमन. विच फाइटर एयरक्राफ्ट रिसेंटली रिटायर्ड इज ऑल्सो नोन एज बहादुर? कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट जो अभी अभी रिटायर हुआ है उसे बहादुर भी कहा जाता है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिग 27. मिग 27 को ही बहादुर कहा जाता है. मिग 27 भी अभी रिसेंट न्यूज में था. तो बस जो करंटली लास्ट 6 मंथ स्पेशली जो चीजें न्यूज में है आपको एक ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए. राइट. या moving to next section, reasoning, logical reasoning. logical reason में देखिए कैसे questions है. तो this is a test to see how well you can think. Okay, it contains questions of various kinds. Here are some sample questions. ठीक, right. इसमें आपको बस ध्यान देना है इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस में कि सिली मिस्टेक ना करें. बहुत टफ भी नहीं होंगे, बस सिली मिस्टेक नहीं करना है. एग्जाम का प्रेशर को कंट्रोल करना है, उसके कारण मिस्टेक नहीं करनी है. तो इन द सीरीज गिवन बिलो काउंट ईच 5 विच इज नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3 बट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 7. हाउ मेनी सच 5s आर देयर? ठीक है, हमें ये काउंट करके बताना है कि कितनी बार 5 के बाद में 5 इज फॉलोड बाय 7, कितनी बार 5 के बाद में 7 है बट पहले 3 नहीं है, बट इज विच इज नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3. 5 के पहले 3 नहीं होना चाहिए, मतलब कितनी बार 57 लिखा है और 57 के इमीडिएटली पहले 3 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो सब पहला तो हम यहीं पे फाइंड आउट कर ले रहे हैं. इसके बाद 57 है लेकिन इसके पहले 3 है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वी सी यहाँ पर 57 है और इसके पहले 3 नहीं है, तो ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा. उसके बाद यहाँ पे भी 57 है और इसके पहले 3 नहीं है, ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा. यहाँ पे भी 57 है, इसके पहले 3 नहीं है, ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा. बस, तो 1 2 3 4 हमारा आंसर हो जाएगा 4. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाउन ऑफ परांडा इज लोकेटेड ऑन ग्रीन लेक. द टाउन ऑफ अकरम इज वेस्ट ऑफ परांडा. ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अगर आप ड्रॉ कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार प्लॉट करते हैं. द टाउन ऑफ परांडा इज लोकेटेड ऑन ग्रीन लेक. तो ग्रीन लेक है. ठीक है, ग्रीन लेक पे क्या है? टाउन ऑफ परांडा है. परांडा को मैं बस पी लिख रही हूँ. द टाउन ऑफ अकरम इज वेस्ट ऑफ परांडा. जो टाउन ऑफ अकरम, अकरम को मैं ए लिख रही हूँ. जो अकरम है वो परांडा के वेस्ट में है. वेस्ट इधर है, राइट. तोखांडा इज ईस्ट ऑफ अकरम. जो तोखांडा है वो अकरम के ईस्ट में है, मतलब अकरम के इस साइड है, बट वेस्ट ऑफ परांडा, बट परांडा के वेस्ट में है. मतलब जो तोखांडा है वो
वो अकरम और परांडा के बीच में है, राइट। ये हो जाएगा, दैट मीन्स तोखांडा इज ईस्ट ऑफ अकरम बट वेस्ट ऑफ परांडा। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए। ककरन इज ईस्ट ऑफ बोपरी बट वेस्ट ऑफ तोखांडा एंड अकरम। तो जो हमें पहले पता है उसको प्लॉट करेंगे। ककरन इज ईस्ट ऑफ बोपरी, बोपरी नहीं पता, ये पता है ककरन इज वेस्ट ऑफ तोखांडा। तो तोखांडा के वेस्ट में है और अकरम के भी वेस्ट में है। तो तोखांडा और अकरम के वेस्ट में है, मतलब ककरन कहाँ पर होगा? ककरन यहाँ पर होगा। ककरन इज ईस्ट ऑफ बोपरी, मतलब बोपरी के ईस्ट में ककरन है। तो बोपरी कहाँ पर है? तो बोपरी के ईस्ट में अगर ककरन को होने के लिए बोपरी को यहाँ पर होना होगा, तभी तो बोपरी के ईस्ट में ककरन आएगा, राइट। और ककरन के बोपरी के ईस्ट में ककरन आएगा और तोखांडा और अकरम इन दोनों के वेस्ट में ककरन आ जाएगा, राइट। बोपरी के ईस्ट में ककरन आएगा और अकरम और तोखांडा के वेस्ट में ककरन आएगा। क्लियर? ये बिल्कुल इसी तरीके से ये सीक्वेंस है। इफ दे आर ऑल इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, अगर ये सारे एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, विच टाउन इज द फारदेस्ट वेस्ट, तो सबसे वेस्ट में कौन सा टाउन है? तो सबसे वेस्ट में कौन सा टाउन है? बी फॉर बोपरी, राइट। सिंपल है, ओके। बस आपको ठीक से प्लॉट करना है। स्टैमरिंग इज रिलेटेड टू स्पीच, ठीक है। स्पीच में अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो वो होता है किसमें? स्टैमरिंग में। तो स्पीच के प्रोसेस में, बोलने के प्रोसेस में कुछ दिक्कत होता है तो वो होता है स्टैमरिंग, ठीक है। इन द सेम वे डेफनेस इज रिलेटेड टू, तो डेफनेस किस प्रोसेस में दिक्कत होता है? तो डेफनेस होती है हियरिंग में। हमें सुनने में दिक्कत होता है तो डेफनेस होगा, राइट। बोलने में दिक्कत है तो स्टैमरिंग है, तो सुनने में दिक्कत होगा तो डेफनेस होगा। यहाँ ईयर नहीं होगा। ईयर में अगर कुछ कान में कुछ फिजिकल डैमेज की बात होती तो हम ईयर टिक करते, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है कि कौन से काम में ये दिक्कत है। स्पीच में ये दिक्कत है तो हियरिंग भी जो सुनने का काम है उसमें दिक्कत होती है डेफनेस की, राइट। और डम, साइलेंस, टॉक, इनकी तो बात ही नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, माधव रैंक, आंसर हो जाएगा हियरिंग। माधव रैंक 17th इन अ क्लास ऑफ 31। माधव का रैंक 31 है, 17 है इन अ क्लास ऑफ 31। तो 31 है टोटल, जिसमें कि माधव का रैंक कितना है? 17, ठीक। व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम लास्ट, तो माधव का रैंक लास्ट से क्या होगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए 1 to 31 इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। माधव का रैंक कितना है? 17। तो सपोज टोटल अगर T है, ओके, और जो माधव का रैंक है वो 9 है, N है। अगर इस साइड से N है तो इस साइड से क्या होगा? इस साइड से जो फॉर्मूला होगा वो होगा T माइनस N प्लस 1, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। T माइनस N प्लस 1। तो टोटल कितना है? 31 माइनस 17 प्लस 1, दैट इज 32 माइनस 17। 32 माइनस 17 विल बी 15। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, या फिर आप काउंट भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन सेंस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सैपलिंग इज रिलेटेड टू ट्री एज। तो जब ट्री बहुत छोटा होता है, ठीक है, जब ट्री का जब आफ्टर जर्मिनेशन, जब उसका जो जन्म होता है जब बहुत छोटा होता है तब वो सैपलिंग होता है, राइट। तो ट्री का छोटा फॉर्म है सैपलिंग। तो उसी तरह अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो हो रहा है वो है पॉइंट नंबर 3। फ्लावर जब बहुत छोटा होता है तो वो होता है बर्ड। बर्ड ब्लूम्स टू अ फ्लावर, सैपलिंग ग्रोज टू अ ट्री, राइट। इस तरह से दोनों में रिलेशन वी कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which letters should be in place of the question mark in the following series। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क में कौन सा लेटर होगा? तो अगर हम लोग A B C D जो अल्फाबेट है उसको देखें तो A B C D E F G, G के बाद H आता है। तो इन दोनों में जो गैप है वो कोई गैप नहीं है, 0 का गैप, ठीक है। A B C D E F G H I J, देखिए यहाँ पे गैप 1 है, ठीक है, 1 का गैप है, राइट। A B C D E F G H I J K L, यहाँ पे गैप 2 लेटर्स का है, 2 लेटर्स का गैप है। तो K L M यहाँ पे गैप 3 लेटर्स का होगा और यहाँ पे गैप 4 लेटर्स का होगा,
ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रीड कर रही हूँ, ABCDEFGHIJKL, 2 लेटर्स का गैप है, K और L, KLM, फिर 3 लेटर्स को हम लोग छोड़ेंगे, M के बाद NOP, 3 लेटर्स को हम लोग ड्रॉप करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा Q, ठीक है। अब Q के बाद 4 लेटर्स को वी विल ड्रॉप, Q, MNOP, Q, RSTU, चार लेटर्स को हमने ड्रॉप कर लिया, तो व्हाट वी गेट V, दैट मीन्स हमारा आंसर Q भी सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर, पॉइंट नंबर 5 Q, राइट। नेक्स्ट लास्ट सेशन है मैथमेटिक्स, विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। The test is designed to measure how fast and accurate you are in dealing with numbers, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटेशन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें पता चलेगा कि आप कितने एक्यूरेटली नंबर से डील करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, कितने फास्टली, कितने एक्यूरेटली आप नंबर से डील करते हैं, कितने जल्दी आप कंप्यूट करते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आप कैसे सॉल्व करते हैं, अगर कोई टेबल या ग्राफ दिया हुआ हो तो आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन में देखते हैं कि इसमें कुछ मिसिंग है, ठीक है, ये कैलकुलेशन है, मिसिंग है, द प्लेस वेयर नंबर इज मिसिंग इज शोन बाय क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन ऑफ द आंसर शोन 1 2 3 4 कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। इफ नन ऑफ दीज 4 कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यू विल इंडिकेट 5 other than those given as option as your answer, okay। तो we will look at this calculation, तो हम इसे सिंपली बस सॉल्व करना है, तो 13 into 5 is 65, तो दिस विल कैंसिल आउट राइट अवे, सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद व्हाट वी से 8 into 3 is 24, right, 8 into 3 is 24 and 8 into 7 is 56, ठीक है, तो 8 into 7 is 56, तो क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/7 into 7 which is 49, 3/49 will be our answer, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फास्टली सॉल्व करना है और कोई मिस्टेक नहीं करनी है। 27 + 498 आपको ऐड कर ले, बस सोचना ही नहीं है, अगर 2 आप इसका यहाँ पे ले लें तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 525, राइट। तो 525 डिवाइडेड बाय 25 कितना होगा इसका आंसर, 21, सिंपल है, 525 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग अ पेन ऑफ ₹10 is as much as it cost, what is the cost price of the pen, ठीक है। यहाँ पर बस थोड़ा लैंग्वेज है, लैंग्वेज को बस आपको समझना है, आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक, कि आपने एक पेन को, इफ द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹10, ठीक है, 10 रुपए में हमने पेन को बेचा है, ठीक, 10 रुपए में हमने पेन को बेचा है, तो जितना हमारा कॉस्ट पड़ा उतना ही हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, ठीक है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस 10 है और कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों बराबर है, तो 10 को अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5 + 5, मतलब कि हमने 5 रुपए में पेन को खरीदा, 10 रुपए में बेचा और 5 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया, राइट। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, ₹5, सिंपल है, ओके। अब इस ग्राफ पे क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ टेबल, एक टेबल है शोइंग परसेंटेज आउट ऑफ टोटल ऑफ 700 एम्प्लॉइज, टोटल 700 एम्प्लॉइज है, उनका परसेंटेज दिया हुआ है, रैंकिंग 6 एट्रीब्यूट दैट हेल्प इन प्रमोशन, ये 6 एट्रीब्यूट हैं जो कि प्रमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो 700 एम्प्लॉइज को इसमें टेबुलेट किया गया है, परसेंटेज बताया गया है, तो रैंक 1 हाईएस्ट है और रैंक 6 लोएस्ट है। तो इस टेबल का मतलब क्या हुआ, इस टेबल का मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 700 एम्प्लॉइज अगर हम सीनियरिटी को देखें तो 32% ऑफ द एम्प्लॉइज आर इन हाईएस्ट ऑफ सीनियरिटी
और जो 5% ऑफ एम्प्लॉयज है दे आर इन लोवेस्ट ऑफ सीनियोरिटी। ठीक है, अगर परसिवरेंस की बात करें तो 14% एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा परसिवर करते हैं, एकदम रैंक 1, एकदम हाईएस्ट परसिवरेंस है उनके पास। ठीक है, ये जो परसिवरेंस एट्रीब्यूट है इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा परसिवरेंस होगा और यहाँ पे सबसे खराब परसिवरेंस होगा। तो 14% एम्प्लॉयज हमारे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परसिवर करते हैं और 14% ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी परसिवरेंस की क्वालिटी नहीं है उनमें। ठीक है, 15% ऑफ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है और साथ ही साथ 17% ऑफ एम्प्लॉयज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इफेक्टिवनेस यहाँ पे धीरे धीरे इस तरह से रिड्यूस हो रही है। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको सम करेंगे तो भी 100, यू विल गेट 100। ठीक है, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 700 एम्प्लॉयज सभी को यहाँ पे प्लॉट किया गया है परसेंटेज में डिवाइड करके। तो ऑब्वियसली अगर आप इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच एट्रीब्यूट फॉर प्रमोशन हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट रैंक। ठीक है, तो कौन सा एट्रीब्यूट प्रमोशन का उसे हाईएस्ट रैंक मिली है। तो ये हमारे पास कितने 6 एट्रीब्यूट है। तो 6 एट्रीब्यूट में अगर हम यहाँ पे देखें हाईएस्ट रैंक मिला है, मतलब हमें रैंक 1 में कंसिडर करना है कि रैंक 1 में सबसे ज्यादा लोग किस एट्रीब्यूट में आए हैं। राइट, रैंक 1 में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज किस एट्रीब्यूट में अपने आप को रिफ्लेक्ट किए हैं। ठीक है, तो 700 एम्प्लॉयज थे तो उन्होंने उसमें 700 एम्प्लॉयज में सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो सीनियोरिटी में आ रहा है 32%। तो सबसे ज्यादा 700 एम्प्लॉयज में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सीनियर थे। ठीक है, सीनियोरिटी में 32% ऑफ एम्प्लॉयज को काउंट किया जा रहा है, बाकी सब में देखिए कम है ना, कम है। तो विच एट्रीब्यूट फॉर प्रमोशन हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट रैंक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीनियोरिटी। राइट, हाउ मेनी एम्प्लॉयज गेव रैंक 3 टू इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो रैंक 3 टू इंटेलिजेंस अगर हम देखें, इंटेलिजेंस में रैंक 3 है 10%, मतलब कि टोटल 10% ऑफ एम्प्लॉयज जो है उनको रैंक 3 दिया गया है। ऑन विच क्वालिटी, इंटेलिजेंस क्वालिटी। इंटेलिजेंस क्वालिटी में अगर हम देखें तो शुरू में 10% को बोला गया आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, 14% को बोला गया कि आप थोड़ा कम इंटेलिजेंस हो, 10% को बोला गया है कि आप रैंक 3 में इंटेलिजेंस हो, 14% को बोला गया है आप रैंक 4 में इंटेलिजेंस हो, इन दोनों को बोला गया आप थोड़े कम इंटेलिजेंस हो, 35% को बोला गया कि आप बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हो। राइट, तो रैंक 3 किसको दिया गया है, 10% को दिया गया है। तो आपको 10 मार्क नहीं करना है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी एम्प्लॉयज, मतलब 10% ऑफ 700, 10% ऑफ 700 कितना होगा, 70। तो यहाँ पर आपको 70 टिक करना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, 10 पे टिक नहीं करना है। ओके, विच एट्रीब्यूट इज कंसिडर्ड द लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोशन। तो प्रमोशन के लिए सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, वो होगा जो रैंक 6 में आएगा। ठीक है, और रैंक 6 में जिसमें एम्प्लॉय सबसे ज्यादा लाइक करेंगे, मतलब कि वो प्रमोशन के लिए सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम इम्पोर्टेंट है। राइट, तो रैंक 6 वाला ही सबसे कम इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन रैंक 6 में जो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा यूजलेस होगा। राइट, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुत 35% ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो इंटेलिजेंस में उनका रैंक 6 है। ठीक है, तो इट इज कंसिडर्ड लीस्ट फॉर प्रमोशन। राइट, प्रमोशन के लिए हम सबसे ज्यादा किसको कंसिडर करेंगे, सबसे ज्यादा हम रैंक 1 में जिसका सबसे ज्यादा है सीनियोरिटी उसको कंसिडर करेंगे, और सबसे कम किसको कंसिडर करेंगे, रैंक 6 में। और रैंक 6 में सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कहाँ पर है, इंटेलिजेंस में, इसीलिए इंटेलिजेंस को हम सबसे कम कंसिडर करेंगे प्रमोशन के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, इंटेलिजेंस। ओके, या सो दैट्स इट।